हेलो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आई है। बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के एग्जामिनेशन के बाद की ये खबर है कि अभी नहीं होने वाला है टाइपिंग टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है कि अभी कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाला है। दैनिक जागरण ने जो बयान दिया था पिछले दिनों वो बिल्कुल फर्जी बयान था। ये एकदम क्लियर हो चुका है, अभी कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। एक्चुअली मैंने एक आरटीआई लगाया था तो आरटीआई में बहुत सारे खुलासे किए गए हैं। मैं वो सब कुछ बताऊंगा जो आरटीआई में बताया गया है, और ये भी बताऊंगा कि अभी आगे क्या और कैसे होने वाला है। मैं वो हर एक चीज़ पे डिस्कस करूंगा। जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले दैनिक जागरण के उस बयान को पढ़ते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा था। दैनिक जागरण ने कहा था कि जो पहली इंटर लेवल ज्वाइंट एग्जामिनेशन है वो अंतिम रूप से उसको कराई जाने की प्रयास कर रही है। बात यहाँ तक कर दी गई कि पटना का एक टाइपिंग केंद्र जो है वो रुचि भी दिखा रहा है और टाइपिंग परीक्षा के लिए 12 से 15 अप्रैल के बीच की तिथि घोषित की जा सकती। इतना सारा झूठ उन्होंने बता दिया कि ऐसा वैसा सब होने वाला है। पाटलिपुत्रा स्थित टीसीएस जो है इसमें अभिरुचि दिखाया है, लेकिन जो अभी जो निकल कर जो आया है उसमें यह निकल कर बातें आ रही है कि जो पूरी की पूरी जो टेंडर की प्रक्रिया हुई थी, टेंडर की प्रक्रिया में कुल 3 लोगों ने टेंडर भरा था, जिसमें से 2 टेंडर अकेला टीसीएस का था। और इस 2 टीसीएस में अकेले जो टीसीएस जो थी, एक टीसीएस आपको पता है कि कुम्हरार में है, कुम्हरार पटना में बेसिकली लाई करता है, कुम्हरार में है, और एक टीसीएस पाटलिपुत्रा में है। तो दैनिक जागरण ने जो खबर दी है उसके अनुसार ये पाटलिपुत्र वाले टीसीएस में होने वाला है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऑफिशियल डेटा कहता है, ऑफिशियल डेटा यह कह रहा है कि कुम्हरार वाला जो टीसीएस है उसने फाइनल किया है कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जो टीसीएस जो है कुम्हरार वाला उसने कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया है। यह मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं ऐसे कह सकता हूं कि हमारे एक मित्र हैं जो कुम्हरार वाले टीसीएस में काम करते हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया कि हमारे टेंडर को पास कर दिया गया है। मतलब दैनिक जागरण का ये भी खबर पूरे तरीके से गलत है कि पाटलिपुत्रा ने टीसीएस के टेंडर को फाइनल किया है। ये बिल्कुल गलत खबर है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात निकलकर यहाँ से आ रही है कि अगर टीसीएस इसको लेता है तो टीसीएस का क्या फॉर्मेट होगा, क्या कैसे होगा। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप हमारे पुराने वीडियो में देखो। केवल एक ही वीडियो मैंने बीएसएससी के ऊपर बनाया है, बट वो बिल्कुल सही वीडियो है क्योंकि मैंने कोई भी फेक डेटा का इस्तेमाल नहीं किया है। जो भी डेटा है वो बिल्कुल सटीक है, सही है, क्योंकि फालतू खबर ना मैं रखता हूँ ना किसी को देता हूँ। और अभी भी मैं जो बात करने वाला हूँ वो बिल्कुल सटीक होगा। अच्छा, बात ये कर रहे थे कि ये कैसे पता चला कि बीएसएससी ने जो टेंडर दिया था वो फाइनल हो चुका है। तो ये तो दैनिक जागरण से क्लियर था कि फाइनल हो चुका है। बस मैंने इस बात को पता लगाना चाहा कि वाकई क्या टीसीएस ही इस एग्जाम को लेगा, क्या टीसीएस ही इस फॉर्मेट को देगा। तो पता ये चला है कि टीसीएस का जो भी फॉर्मेट हो उसे बीएसएससी नहीं मानने वाला है। बीएसएससी ने बिहार संचिका जो रेगुलेशन है, बिहार सरकार का जो संचिका है, कानून है टाइपिंग को लेकर, उसके हिसाब से टाइपिंग लेने वाला है। कुछ लोग हमसे पिछले वीडियो के आधार पर यह सवाल कर रहे थे कि क्या हमें ऑन स्क्रीन ही देना होगा टाइपिंग। तो जी बिल्कुल नहीं, बिहार संचिका यह कहता है कि पेज देकर ही टाइपिंग करवाई जाती है। तो टीसीएस की कोई मनमर्जी नहीं चलने वाली है। जो बिहार कंडिका कहेगा, जो बिहार संचिका कहेगा, उसके हिसाब से बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय कंप्यूटर टाइपिंग एग्जाम लेने वाला है। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। दूसरी बात कि अभी तक ये क्यों नहीं आने वाला है, आखिर मैंने दैनिक जागरण की इस खबर का क्यों पट्टा पेश कर दिया कि अभी कोई 12 से 15 के बीच में ये घोषणा नहीं होने वाली है कि टाइपिंग टेस्ट होने वाली है कि नहीं होने वाली है। इसका मुख्य कारण यह है कि अभी कुछ दिन पहले मैं जब गया हुआ था एयरपोर्ट के पास, तो एयरपोर्ट के पास ही आप सभी को पता है कि बीएसएससी का कार्यालय है। तो बीएसएससी के कार्यालय में जब मैं गया तो वहाँ कुछ लोगों से बातचीत की तो मेरे को ये पता चला कि बीएसएससी सचिव जो वहाँ के सेक्रेटरी है जिनका नाम ओम प्रकाश पाल है, वो अभी कुछ दिनों से छुट्टी पर है। मतलब एक बहुत ही अलबेली खबर आई है कि जब छुट्टी पे खुद ही सचिव हैं तो आखिर कैसे ये फाइनल हो सकता है कि कब से एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि कोई ऑफिशियल्स वहाँ का ये निर्णय नहीं ले सकता है। ये केवल और केवल सचिव ही ले सकते हैं क्योंकि उन्हें ऑथोराइज किया गया है। आप सभी को पता है कि 2016-17 का जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद से ये कराई की गई थी कि सचिव जो होंगे वही सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती है कि अभी 15 तारीख के पहले, आज तो खुद ही 15 है, कि आज तक भी कहीं से भी एग्जामिनेशन की नोटिस आ जाए कि टाइपिंग कब से होने वाली है। अब आपको जानना होगा कि ये छुट्टी कब है और कब से कब तक ली गई है। तो जैसा कि अंदर के जो
ग्रुप डी स्टाफ्स होते हैं, मैंने उनसे पूछा गेट पे, तो उन्होंने बोला कि सर के किसी परिवारजन को कोरोना निकला है और उसी कोरोना पीरियड से वो अभी गए हैं, मतलब खुद को उन्होंने कहा गया कि एक प्रकार से क्वारंटीन किया है। जो खबर आ रही है कि उन्होंने एक प्रकार से खुद को क्वारंटीन किया है, तो मतलब अभी कोई भी डिजिटली काम हो सकता है, जो ऑफलाइन काम होगा वो नहीं हो सकता है। और आप सभी को पता है कि जो बहाली की प्रक्रिया है वो डायरेक्ट कागज़ पे साइन होता है, डिजिटली पेपर पे आप इसे साइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ बात है। ध्यान रखिएगा कि अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आने वाला है। दूसरी बात मित्रों कि मैंने जो आरटीआई से जानकारी मांगी, मैं सबसे पहले आरटीआई की जानकारी आपको दे दूं क्या आया है। आरटीआई से मैंने यह जानकारी मांगी थी क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले बीएसएससी के वेबसाइट से खबर पाई थी। वो खबर ये थी कि 15 अतिरिक्त लोगों को बीएसएससी ने खुद के यहाँ अपॉइंट किया था। किस लिए? तो ये अपॉइंटमेंट हुई थी जल्द से जल्द काम को निपटाने के लिए। तो मैंने 3 आरटीआई टोटल लगाए थे। तीनों आरटीआई के बारे में मैं बता दूं। सबसे पहली बात कि इन 15 जो अतिरिक्त जो कर्मचारी थे इनको रिलीज कर दिया गया है फरवरी के अंत में ही। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनको फरवरी के अंत में ही रिलीज कर दिया गया था। एकदम स्पष्ट बात हम आपको बता रहे हैं, फरवरी के अंत में इनको रिलीज कर दिया गया है। ये सब वाकई अपने अपने जो वास्तविक कार्यालय थे जहां से ये लोग आए थे काम करने को, वहां रिटर्न जा चुके हैं। इसके बाद मैंने जो दूसरी आरटीआई लगाई थी वो लगाई थी कि टोटल बीएसएससी में कितने लोग काम करते हैं, मतलब अगर कम कर्मचारी हैं तो निश्चित रूप से काम स्लो होने वाला है। तो मेरे को जानकारी ये मिली है, मैं बहुत अच्छे से बता देता हूं, मेरे को जानकारी ये मिली है कि टोटल 182 पद 182 पद जो हैं वो बीएसएससी में हैं, जिनमें से केवल 70 लोग ही अपॉइंटेड है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 182 पद हैं और मात्र 70 लोग ही बीएसएससी में काम कर रहे हैं, मतलब 40% से भी कम जो कर्मचारी हैं वो केवल बीएसएससी में अभी काम कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि बिहार सरकार ने एक नया सर्कुलेशन दिया है कोविड-19 के कारण, जिस कारण से 33% कर्मचारी ही केवल जा पा रहे हैं ऑफिस में काम करने के लिए, मतलब केवल 30 से 35 कर्मचारी ही बैठ रहे हैं इस काम को करने के लिए, जिसमें से भी मैक्सिमम जो बंदे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, ये सबको पता है। और खुद सचिव भी जब छुट्टी पे हैं, और इसके अलावा बीएसएससी में केवल 3 ऑफिसर रैंक के अधिकारी होते हैं, जिनमें से एक के बारे में तो कब का पेपर में निकल चुका था कि उनको कोविड हो चुका है, वो अभी क्वारंटीन में गए हुए हैं। तो मतलब बचते हैं 2 ऑफिसर और खुद सचिव भी गायब है। तो ऐसे में कोई संभावना नहीं है कि अप्रैल महीने के अंत तक कोई भी नोटिस आए। तो ध्यान रखना है कि अप्रैल महीने के अंत तक कोई भी नोटिस नहीं आने वाली है टाइपिंग को लेकर। तो जितनी भी अफवाह कई जगह से जो उड़ाई जा रही है, सब की सब अफवाह गलत है। अप्रैल के एंड तक कोई नोटिस नहीं आने वाला है। कोई वैकेंसी, सुनने में यह भी आ रहा था कि बिहार सीजीएल आने वाला है, वो भी नहीं आने वाला है। एकदम स्पष्ट रूप से आप इस बात को समझ लीजिए। चलिए कुछ डेटा हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि केवल बोल देने से बातें सही नहीं हो जाती है। देखिए, ये पटना कार्यालय, आयुक्त कार्यालय मतलब पटना कमिश्नरी का ये बेसिकली एक ऑर्डर है, और इस कमिश्नरी में साफ तौर पे बताया है कि गृह विभाग विशेष शाखा पटना के आदेश और दिनांक इतना के द्वारा कोविड-19 संक्रमण के मामले अप्रत्याशित प्रसार को देखते हुए सरकारी कार्यालयों के संचालन हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। और इसमें साफ तौर पे बताए गए हैं कि कर्मचारी जो हैं बारी बारी से 33% उपस्थित रहेंगे, और इसमें स्पष्ट रूप से इसको भी लगाया गया है कि कौन कौन कार्यालय कब कब खुलेंगे और क्या क्या इनके बीच होने वाला है। तो एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया गया है होम वर्क फ्रॉम होम का काम होगा, और ये जो अपॉइंटमेंट वाली काम है ये वर्क फ्रॉम होम नहीं होने वाला है। इस चीज़ को भी आपको समझ लेना चाहिए। इसके अलावा जो गृह विभाग का जो ओरिजिनल लेटर था वो भी मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। इसमें भी स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि कोविड संक्रमण के मामले में जो वृद्धि हो रही है, इसके कारण से स्कूल कॉलेज ये सब तो बंद रहेंगे ही रहेंगे। जो भी गवर्नमेंटल ऑफिस है उनको भी कहा गया था कि वो 33% कर्मचारी के साथ ही चलेंगे। तो स्पष्ट रूप से यह बातें क्लियर कर दी गई थी कि 33% कर्मचारी ही इसमें काम करेंगे। तो निश्चित रूप से बीएसएससी के पास जब बहुत सारे स्टाफ ही अवेलेबल नहीं है तो वो कैसे आखिर इतने जल्दबाजी में इन सब चीज़ों को कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने सूचना के अधिकार से जो सूचना प्राप्त की है उसका लेटर मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि उसमें मैंने जो जानकारी
जानकारी मांगी थी वो मैंने मांगी थी कि कुल कितने कर्मचारी हैं। दूसरी जानकारी जो मैंने उनसे मांगी थी वो ये मांगी थी कि क्या जो 15 कर्मचारी मंगाए गए उनको रिटर्न दे दिया गया। और तीसरी जानकारी जो मैंने मांगी थी कि क्या होगा एग्ज़ाम का संभव डेट। तो एग्ज़ाम के संभव डेट में बस मेरे को इतना लिख कर आया यथाशीघ्र। अब यथाशीघ्र का मतलब बिहार में तो 7 साल अभी हो ही चुका है, पता नहीं कितने और साल होने वाले हैं। तो मित्रों अभी बस इतना ही जानकारी है कि कोई एग्जामिनेशन की डेट नहीं आने वाली है। एकदम आप स्पष्ट रहिए, कोई एग्जामिनेशन की डेट नहीं आने वाली है। सबसे बड़ी खबर है कि दैनिक जागरण ने जो खबर दिया था वो बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। आरटीआई से बीएसएससी ने एकदम स्पष्ट जवाब दिया है कितने कर्मचारी है, कर्मचारी की कमी है। जो 15 कर्मचारी एक्स्ट्रा बुलाए गए थे वो रिटर्न दे दिए गए हैं। और एग्ज़ाम कब होगा तो यथाशीघ्र होगा, वो कभी नहीं शीघ्र होने वाला है। और अब बात करते हैं कि आगे क्या और कैसे करना है। निश्चित रूप से कोविड के ड्यूरेशन में कुछ भी नहीं किया जा सकता है अभी। क्यों? क्योंकि भड़काने से और किसी बच्चे को गलत जानकारी दे देने से कुछ भी नहीं होता है। हमारा जो भी डेटा होगा वो रियल डेटा होगा, वर्चुअल डेटा होगा, जो आपके काम की होगी। अभी फ़िलहाल हमारे पास यही जानकारी है कि अभी नहीं होने वाला है टाइपिंग टेस्ट। आप आराम से अपने टाइपिंग की स्पीड को 30 से 35 तक ले जाइए, क्योंकि 30 से 35 के ऊपर कोई टाइपिंग नहीं मांगने वाला है। क्योंकि दैनिक जागरण ने एक और अफवाह पेपर में छाप दिया कि 40 वर्ड प्रति मिनट मांगी जाएगी टाइपिंग। भैया 30 तो मांगा जाता है, 30 से 35 तो मांगा जाता है कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए। यहाँ तो आपने क्लर्क एलडीसी की बहाली करनी है, इसमें आप कैसे मांग सकते हो 30 से 35 की टाइपिंग स्पीड। दूसरी बात कि हमारी एक विशेषज्ञ से भी बात हुई थी, आपने उस विशेषज्ञ को जरूर सुना होगा। उस विशेषज्ञ का नाम है पल्लवी इंस्टीट्यूट। पल्लवी इंस्टीट्यूट पटना में कुम्हरार के रीजन में आता है। तो पल्लवी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से जब मैंने बात की इस विषय में कि सर कैसे टाइपिंग होगा, क्या टाइपिंग होगा, क्या प्रक्रिया होने वाली है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि इससे पहले जो सीजीएल हुआ था उसमें तो एक पेपर दिया गया था और उस पेपर को देख के 10 मिनट में टाइपिंग करना था और ये चीज़ें पहले क्लियर कर दी गई थी। लेकिन चूंकि अभी तक बीएसएससी ने इसे क्लियर नहीं किया है, तो सर ने जैसा कि बताया, पल्लवी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर ने जैसा मेरे को बताया, उन्होंने बताया क्या कि कुछ नहीं होने वाला है। जो एग्ज़ाम में आपका मेरिट होगा, मतलब जितने मैक्सिमम नंबर आपके आने वाले हैं, बस उसी के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। टाइपिंग बस एक प्रकार का क्राइटेरिया रख दिया गया है कि आपको आता है या नहीं आता है। अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मिनिमम उसमें दिया जाएगा, तो मिनिमम उन्होंने जैसा बताया कि मिनिमम 25 वर्ड प्रति मिनट दिया जाएगा। अगर आप इसमें कम से कम एरर, मतलब 1 से 2% एरर के साथ अगर टाइपिंग कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो पल्लवी इंस्टीट्यूट के द्वारा दी गई जानकारी का भी काफ़ी अहमियत है, क्योंकि वो टाइपिंग में सबसे महान अभी एक समय देखा जाए तो इंस्टीट्यूट बन चुका है, क्योंकि सबसे अधिक टाइपिंग के रिजल्ट वहीं से आते हैं। तो मित्रों अभी फ़िलहाल बस इतना ही जानकारी। ध्यान रखें कि अभी कोई टाइपिंग नहीं होने वाला है। अभी आपको केवल टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो पे कुछ इसी प्रकार के सही और वास्तविक प्रश्नों के साथ। दूसरी बात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, हमें ये सब मांगते भी नहीं है, मैं तो मांगता भी नहीं हूँ, मैं तो बोलता भी नहीं हूँ कि आप ये सब काम करो, क्योंकि हम लोगों को जो डेटा चाहिए उसके लिए सब्सक्राइब और लाइक करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए हमसे और हम आपको सही जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि सही जानकारी है ना, बिना सब्सक्राइब और बिना लाइक के भी पहुंच जाती है। फिलहाल इतना ही अभी, धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।